हाँ जी बच्चों, आज हमारा डे 12 है जिसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है फाइनल अकाउंट्स चैप्टर की, और क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, और जैसे कि हम पहले करते हैं, ट्रायल बैलेंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये सर ने आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में सॉल्व करके दे दी है। फिर भी हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है, वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है, सैलरी P&L का पार्ट है, ड्रॉइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस होएगी, कमीशन डेबिट है तो P&L का पार्ट है, एक्सपेंस है ये हमारा। इनकम टैक्स राजे हमारी क्या होती है, इनकम टैक्स याद रखना, इनकम टैक्स जो होता है ये हमारी ड्राइंग्स ही होती हैं। इनकम टैक्स ने बेसिकली कैपिटल से ही माइनस होना होता है। तो आप चेक करो, मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। ये रहा आपके क्वेश्चन का कैपिटल 2 लाख, और 2 लाख में से ये देखो, ये मैंने इनकम टैक्स माइनस करके रखा हुआ है, क्योंकि आप इनकम टैक्स को ड्राइंग्स ही मानते हो और ड्राइंग्स की तरह ही उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाता है डेटर्स हमारे बैलेंस शीट के एसेट का पार्ट है। फर्नीचर हमारा एसेट है। इंटरेस्ट डेबिट, अगर डेबिट है तो ये हमारा एक्सपेंस है, P&L का पार्ट है। सेल्स हमारी ट्रेडिंग का पार्ट है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज हैं। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटीज हैं। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड पे आएगा। कमीशन क्रेडिट है तो P&L में आएगा, हमारी इनकम है। 12% बैंक लोन है तो ये हमारी लाइबिलिटी है। ध्यान रखना, जैसे ही मैंने 12% को देखा तो मैं अलर्ट हो गया, क्योंकि इस परसेंटेज को जैसे ही मैं देखता हूं तो मेरे क्वेश्चन में एक चीज बन जाती है। वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है हिडन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन जाता है। इस 12% को मुझे सॉल्व करना है, ध्यान में रहे। इंटरेस्ट क्रेडिट, जैसे ही मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट देखा तो ये P&L की क्रेडिट साइड पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट्स। 4 एडजस्टमेंट्स आपके पास है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आपको पता ही है कहाँ पे होता है। क्लोजिंग स्टॉक 50,000, तो मैं लिख देता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज। अभी इसको इंटरनल कॉलम में लिख रहा हूँ। इंटरनल कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है इसकी एडजस्टमेंट्स हों, हो सकता है नहीं, इसकी एडजस्टमेंट्स हैं, क्वेश्चन में है। चलो, उसके पहली एडजस्टमेंट होगी। दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं। कहता है गुड्स ऑफ ₹10,000, जिसकी 10,000 कॉस्ट प्राइस है, वो सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। वो मैंने कस्टमर को दे दिया है सेल और रिटर्न बेसिस पे, और उसको 15,000 रुपए में सेल करा है। अप्रूवल इज येट टू रिसीव। एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं लिख देता हूं। ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि, हाँ, क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है, कहता एक स्टॉक है जिसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये है, जिसकी सेलिंग प्राइस 15,000 रुपये है। वो मैंने कस्टमर को दे दिया और उसको बोला कि अगर तुझे पसंद है तो तू अपने पास रख लियो, अगर तुझे पसंद नहीं है तो वो तू मुझे वापस कर देना। और अभी तक ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में सेल्स नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर दिया था। ये अभी सेल्स नहीं हुई, लेकिन क्वेश्चन ने उसको गलती से एक्चुअली में सेल्स ट्रीट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है? पहली बात, सबसे पॉइंट नंबर 2 की यहां पे मैं 1-2 बातें लिखूंगा, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 2 की 1-2 बातें लिखूंगा। पॉइंट नंबर 2 के लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी एडजस्टमेंट में परचेज हो या फिर सेल हो, वो हमेशा क्रेडिट की ही होती हैं। ध्यान रखना, वो हमेशा क्रेडिट की होती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि 10,000 कॉस्ट प्राइस है, जिसकी सेलिंग प्राइस 15,000 रुपए है। वो मैंने अपने क्वेश्चन में सेल्स ट्रीट कर लिया है। अच्छा, मान लो कि अगर उसने सेल ट्रीट करा होगा तो उसने क्या एंट्री करी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं करा होगा। उसने पता क्या करा होगा? उसने डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल करा होगा। सबसे पहली बात तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि अगर सेल्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, क्या वो कैश की एडजस्टमेंट है?
या वो क्रेडिट की एडजस्टमेंट है, तो ना ही वो कैश की एडजस्टमेंट कभी नहीं होएगी, वो हमेशा क्रेडिट की एडजस्टमेंट होएगी। तो अब सेल तो हुई नहीं है, सेल तो बिल्कुल नहीं हुई। क्वेश्चन ने उसको सेल्स ट्रीट कर लिया है। अगर क्वेश्चन ने उसको सेल्स ट्रीट कर लिया है तो मैं क्या करूंगा, मैं 15,000 रुपए सेल्स में से माइनस कर दूंगा और 15,000 रुपए डेटर्स में से माइनस कर दूंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ने 15,000 रुपए को अपनी सेल्स मान लिया है, सेल्स मानने से उसने अपने डेटर्स को प्लस करा होगा और सेल्स की वैल्यू को प्लस करा होगा, लेकिन वो सेल्स तो हुई ही नहीं है। अगर वो सेल्स हुई ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर दूंगा, तो फिर मैं अपने क्वेश्चन में जो सेल्स हैं उसको माइनस कर दूंगा और जो डेटर्स हैं उसको भी माइनस कर दूंगा। पहली बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। यस। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में ही अभी एक इफेक्ट और करना है। अब जो मैं लाइन बोलूंगा ना, वो आप अपने सिस्टम में हमेशा के लिए फीड कर लो, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड कभी भी एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ। आपको पता है, जब मैं 11th क्लास में था मुझे इस लाइन के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को सॉल्व करते टाइम। अब वो लाइन क्या है, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो हमेशा, वो हमेशा जो होता है फिजिकली कैलकुलेट होता है, हमेशा फिजिकली कैलकुलेट होता है, हमेशा फिजिकली कैलकुलेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल ली है। मेरे ख्याल से आपको ऐसा लग रहा होगा सर ने तो ये बड़ी आराम से कोई बात बोल दी, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी मैं अपने क्वेश्चन का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करता हूं ना, मैं जैसे मान लो मेरी दुकान है, मेरी मोबाइल शॉप है। अगर मैं अपनी मोबाइल शॉप का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करूंगा ना, मैं सिंगल सिंगल मोबाइल उठाऊंगा और उसको कैलकुलेट करूंगा कि मेरे पास कितने मोबाइल फोन्स पड़े हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, याद रखना, वो हमेशा फिजिकली वेरीफाई होता है। फिजिकली बोले तो जितना स्टॉक दुकान पे पड़ा है उतने को ही मैं क्लोजिंग स्टॉक मान लेता हूं। मान लो ये 50,000 रुपए का स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक, तो ये स्टॉक 50,000 का जो है ना, ये हमारी शॉप में प्रेजेंट है। हमारी शॉप में 50,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक 50,000 बोल दिया है। अब पॉइंट नंबर 2 में मेरी बात, अगर इतनी बात आपको समझ आती है तो पॉइंट नंबर 2 में मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2 में ये बताओ, ये जो 10,000 का स्टॉक है जो कि मैंने 15,000 में सेल्स मान लिया था, अब मैंने सेल्स में तो उसको माइनस कर दिया और डेटर में से तो माइनस कर दिया। अब क्या ये स्टॉक हमारी दुकान में प्रेजेंट है? क्या ये दो स्टॉक हमारी दुकान में प्रेजेंट है? तो आंसर इज नो, ये स्टॉक हमारी दुकान में प्रेजेंट नहीं है। क्या ये स्टॉक हमारी दुकान में प्रेजेंट है? आंसर इज नो। क्या ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा है? क्या ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा है? जो स्टॉक हमने कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है, क्या ये स्टॉक हमारा है? मैंने कहा देखो, अभी तक तो उसने उसको सेल्स नहीं माना, क्योंकि उसने अभी अप्रूवल दिया ही नहीं है। हमने सिर्फ कस्टमर को स्टॉक दे दिया और स्टॉक कस्टमर के घर पे पड़ा है। कस्टमर को पसंद आ जाएगा तो कस्टमर रख लेगा, नहीं तो कस्टमर वापस कर देगा। लेकिन कस्टमर ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी अप्रूवल नहीं दी। इट मीन जब तक कस्टमर की कोई अप्रूवल आई ही नहीं है, जब तक तो ये स्टॉक हमारा ही है। तो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा है? सबसे पहला पॉइंट, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा है? यस। क्या ये फिजिकली हमारी दुकान पे प्रेजेंट है? आंसर इज नो। तो स्टॉक तो हमारा है लेकिन फिजिकली हमारी दुकान में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर स्टॉक फिजिकली हमारी दुकान में प्रेजेंट नहीं है, इट मीन क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते टाइम ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 का जो स्टॉक है वो तो कैलकुलेशन में आया ही नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा फिजिकली वेरीफाई होता है। जो पॉइंट नंबर 1 में आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना, वो फिजिकली वेरीफाई हुआ है। फिजिकली हमारी दुकान पे 50,000 का स्टॉक पड़ा है, तभी मैंने उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लिया है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? फिजिकली हमारी दुकान पे स्टॉक नहीं पड़ा, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा है। तो ये
अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू का, 15,000 या 10,000? बेटा उसकी कॉस्ट प्राइस तो 10,000 है ना, तो रिकॉर्ड तो उसको, क्योंकि मेरे लिए तो 10,000 का है तो मेरे लिए तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का ही है ना। सेलिंग प्राइस 15,000 हो या 15 लाख हो या 15 करोड़ हो, मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए तो 10,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो ये स्टॉक मेरा है, लेकिन ये हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली कस्टमर के घर पे पड़ा हुआ है, देयरफॉर वो हमने क्लोजिंग स्टॉक में कैलकुलेट नहीं करा। क्लोजिंग स्टॉक में कैलकुलेट क्यों नहीं करा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, ये येलो मार्कर जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं, ये उसका रीजन है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को अपनी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर लूंगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 रुपीज से ऐड कर लूंगा। क्लोजिंग स्टॉक मेरे क्वेश्चन में दो जगह पड़ा होता है, दोनों जगह मैं 10,000 रुपीज से उसको ऐड कर लूंगा। तो पॉइंट नंबर टू के टोटल कितने इफेक्ट हुए, पॉइंट नंबर 2 के टोटल 4 इफेक्ट हुए। अब जिस बच्चे को समझ आ गया वेल एंड गुड है, जिस बच्चे को समझ नहीं आया उसके लिए मैं आसान भाषा में लिख देता हूं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपने सेल्स में से माइनस कर देना है, डेटर्स में से माइनस कर देना है, सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। आपने क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दो जगह पे होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। वहां पे आपने ऐड कर देना है, कौन सी वैल्यू पे, कॉस्ट वैल्यू पे एंड कॉस्ट वैल्यू पे। अगर आप बच्चों मेरी इस बात को समझ गए हो, अगर आप मेरी इस बात को समझ गए हो तो फिर बेटा आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, कहता है गुड्स ऑफ ₹12,000 वर परचेज्ड। 12,000 की मैंने गुड्स परचेज करी, लेकिन उसकी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गया। 12,000 की हमने गुड्स को परचेज करा, लेकिन हमने उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गया। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, 12,000 की गुड्स खरीदी, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल खरीदी। एंट्री रिकॉर्ड करी, बोलो हाँ या ना, एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। तो सबसे पहले ये बताओ पॉइंट नंबर 3 में ये गुड्स कैश की परचेज है या क्रेडिट की परचेज है? सर आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया, कोई भी एडजस्टमेंट हो, चाहे वो परचेज की हो चाहे वो सेल की हो, वो हमेशा क्रेडिट की एडजस्टमेंट होती है। तो अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता तो क्या करता, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैंने 12,000 की गुड्स खरीदी, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। अगर रिकॉर्ड नहीं करा तो रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने से आपकी जो परचेजेज है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जो आपके क्वेश्चन की लाइबिलिटी साइड पे, इसको इंटरनल कॉलम में लिखना 3 लाख को, आपके क्वेश्चन में जो 3 लाख के क्रेडिटर्स हैं उसके अंदर 12,000 रुपए के और एडअप हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। अब ये बताओ पॉइंट नंबर 3 का क्या क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3 का ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 3 का, अब ये बताओ पॉइंट नंबर 3 का क्या क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3 का क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? सो माय आंसर इज बिग नो। मेरे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पॉइंट नंबर 3 का। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये 12,000 का हमने स्टॉक खरीद लिया। अगर खरीदा है तो ये स्टॉक हमारी दुकान में प्रेजेंट है। अगर ये स्टॉक हमारी दुकान में प्रेजेंट है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा फिजिकली वेरीफाई होता है, तो 12,000 का स्टॉक की मैंने जर्नल एंट्री नहीं पास करी थी। जर्नल एंट्री तो ये देखो मैंने पास कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, लेकिन ये स्टॉक तो फिजिकली हमारी दुकान में है, बिल्कुल है, और क्लोजिंग स्टॉक तो फिजिकली वेरीफाई होता है। तो इसका मतलब ये 12,000 जो है ना इस 50,000 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होएगा। मुझे पॉइंट नंबर 3 में क्लोजिंग स्टॉक के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2 में छेड़खानी इसलिए करी थी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा है, लेकिन फिजिकली हमारी दुकान में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर लिया। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, ये स्टॉक तो हमारा है और फिजिकली भी हमारी दुकान में प्रेजेंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक में वो होएगा। मुझे उस पॉइंट नंबर 3 का क्लोजिंग स्टॉक से कोई टाई अप नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 कह रहा है, कहता गुड्स विद कॉस्ट ऑफ 2,000 जिसकी सेलिंग प्राइस 2,500 रुपए है, वो डिस्ट्रॉय बाय फायर होगी, उसको आग लगने से वो खराब होगी। अगर आपकी 2,000 की गुड्स जिसकी सेलिंग प्राइस 2,500 रुपए है, आग लगने की वजह से वो जो स्टॉक है वो आपका खराब हो गया,
तो अगर लॉस बाय फायर की अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं, अब इसको रिकॉर्ड करना ना तो रिकॉर्ड कर लो। लॉस बाय फायर की जर्नल एंट्री की बात करूं तो क्या होती है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। अगर आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आती है तो आपको पता होना चाहिए लॉस बाय फायर हमारा लॉस है तो P&L में आना चाहिए। परचेजेस आपकी क्रेडिट हुई है, देयरफॉर परचेजेस की वैल्यू रिड्यूस होगी, कम होगी, क्योंकि जो आग लगा है उस आग लगने से हमारी गुड्स की वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, आग उसी चीज को लगेगी जो हमने खरीदी होगी, तो जो हमारी परचेजेज है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो सर ने क्या करा, सर ने करा गुड्स में से उसको माइनस कर दिया 2,000 रुपए एंड टू लॉस बाय फायर के नाम से एक आपने P&L में खर्चा डाल दिया। तो पॉइंट नंबर 4 के दो इफेक्ट होंगे, क्या, एक तो आपकी परचेजेस की वैल्यू कम हो जाएगी और एक आपका लॉस बाय फायर के नाम से वो डेबिट हो जाएगा, हमारा वो एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 का क्या क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट होएगा, आंसर इज बिग नो, क्योंकि फिजिकली स्टॉक को आग लग गई। फिजिकली ये हमारा स्टॉक है या नहीं, नहीं, क्योंकि आग लग गई। आग लगने से फिजिकली हमारी शॉप पे प्रेजेंट भी नहीं है, तो फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में वो इंक्लूडेड भी नहीं है। सिंपल। क्या फिजिकली हमारी दुकान पे स्टॉक पड़ा है पॉइंट नंबर 4 का, नहीं। क्या ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, नहीं, क्योंकि इसको तो आग लग गई, तो बात खत्म होगी। ना ही क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, ना ही होना चाहिए, बात खत्म होगी। तो पॉइंट नंबर 4 का हमने क्या करा, हमने गुड्स में से परचेजेस में से माइनस कर दिया एंड हमने P&L की डेबिट साइड पे उसको अपना एक्सपेंस शो कर दिया। ये देखो, ये मैंने इफेक्ट करा है पॉइंट नंबर 4 का। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 के मैंने जो जो इफेक्ट करे थे उसको भी एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 येलो पेन से लिख रहा हूँ, येलो पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 के मैंने ये 4 इफेक्ट करे थे। पॉइंट नंबर 3 को मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 का मैंने एक ब्लू पेन यहाँ पे चलाया था और एक ब्लू पेन क्रेडिटर्स में यहाँ चलाया था, ये भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 1 तो बड़ा ही इजी पॉइंट था। अब क्या करना है, अब मुझे सारी फिगर्स को बाहर लेके जाना है, अब मुझे सारी फिगर्स को बाहर लेके जाना है। अब परचेजेस की फिगर को बाहर लेके जाऊंगा, 150 प्लस 12 62 माइनस 2 1,60,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को बाहर लेके जाना है, वो कितना आ जाएगा बाहर, 60,000 रुपीज। सेल्स की फिगर को बाहर लेके जाना है, वो कितना आ जाएगा, 3,85,000 रुपीज। इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट को मैंने इंटरनल कॉलम में रखा था क्योंकि इंटरेस्ट की मुझे एडजस्टमेंट अभी सॉल्व करनी है। इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट क्या है सर, मिटेगा 12% बैंक लोन। जैसे ही 12% बैंक लोन आता है, जैसे ही मैं इस 12% को देखता हूं तो मेरा क्वेश्चन कह देता कि बेटा हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान हो, अलर्ट हो जा बेटा। तो ध्यान से सुनना। अब ये लोन कब लिया, अब ये लोन कब लिया, क्वेश्चन इस लोन के डेट के ऊपर साइलेंट है, देयरफॉर ये लोन जो है फर्स्ट डे से ही मेरे पास कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। अगर हमारे पास क्वेश्चन साइलेंट है लोन की डेट के ऊपर, तो 1 लाख का अगर जैसे ये अकाउंटिंग ईयर होता है ना, तो ये लोन जो है ना, लोन मेरे पास यहां से पहले दिन से ही चल रहा है, तो इंटरेस्ट जो है वो कब से लेके कब तक का लगेगा, पूरे के पूरे 12 महीने का ही लगेगा। चलिए, तो लोन कितने का है बेटा, 1 लाख का। 1 लाख के ऊपर अगर मैं 12% चार्ज करूं तो इंटरेस्ट बनता है 12,000 रुपए, इंटरेस्ट बनता है 12,000 रुपए। लेकिन क्वेश्चन ने इंटरेस्ट को डेबिट कितना करा हुआ है, क्वेश्चन ने इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो इंटरेस्ट है वो 4,000 रुपये रखा हुआ है। देयरफॉर बचा हुआ 8,000 रुपये, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हमारा टोटल खर्चा 12,000 रुपये, लेकिन हमने पे कितना करा हुआ है, 4,000 रुपये। तो 8,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर दूंगा, हमारा ये खर्चा है। और खर्चे का दूसरा इफेक्ट क्या है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है जी, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब कुछ बचा, अब फिगर्स को बस बाहर लेके चलते रहो। ये 3 लाख में 12,000 ऐड कर दो तो 3,12,000 रुपये बन जाएगा। इसको बाहर ले चलते हैं, इसकी वैल्यू 60,000 रुपीज बन जाएगी। इसको बाहर लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू 1,85,000 रुपीज बन जाएगी। अब सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं क्या बोलूंगा, 385 प्लस 60, टोटल इज 445। तो इधर भी कितना आना चाहिए, 445।
तो 445 में से बेटा जी माइनस कर दो 50,000 रुपीज, माइनस कर दो 1,60,000 रुपीज एंड माइनस कर दो 20,000 रुपीज, यही माइनस होएगा। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 2,15,000 रुपीज। ठीक है जी, इस ग्रॉस प्रॉफिट को इधर लेकर आ जाओ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,15,000 रुपीज। अब 2,15,000 में ऐड कर दो 46,000, ऐड कर दो 2,000, तो टोटल कितना बन जाएगा 263। अब 263 में से माइनस कर दोगे 40,000, माइनस कर दोगे 40,000, माइनस कर दोगे 12,000 एंड माइनस कर दोगे 2,000, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बन जाएगा 169। नेट प्रॉफिट को अपनी बैलेंस लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर दूंगा 169,000, तो 169 ऐड कर दूंगा तो कैपिटल कितना आ जाएगा 2 लाख का कैपिटल था, जिसमें से ड्राइंग्स 40,000 की एंड एक इनकम टैक्स 60,000 का और एक नेट प्रॉफिट 169 का ऐड हो जाएगा। टोटल बाहर फिगर आ जाएगी 2,69,000 रुपीज प्लस 3,12,000 प्लस 6,000 प्लस 1 लाख प्लस 8,000 रुपीज, तो टोटल कितना आ गया 695। और लाइबिलिटी साइड पे देख लो 185 प्लस 450 प्लस 60,000, टोटल आ गया 6,95,000 रुपीज। ठीक है जी, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लोगे।